नमस्कार, मैं मनीष मीना। आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बीएससी पार्ट 10 के सिलेबस में आता है। इस पूरे टॉपिक को हम 4 वीडियो में कवर करेंगे। आज इस टॉपिक का पहला पार्ट है। प्लाज्मा झिल्ली की बात की जाए तो प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका की सतही झिल्ली होती है, जो कोशिका को चारों तरफ से कवर करती है और कोशिका द्रव्य को बाह्य माध्यम से पृथक करती है। आंतरिक संगठन को नियत बनाए रखने के लिए आयनों तथा अणुओं के विनिमय को नियंत्रित करती है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका का एक अंतरंग भाग है जो पादप प्राणी एवं जीवाणु कोशिका में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली एक गत्यात्मक झिल्ली होती है जो चयनात्मक पारगम्य संकेत प्राप्ति, कोशिकीय पहचान, कोशिकीय आसंजन एवं संचार में सहायक होती है। सामान्य भाषा में कहा जाए तो प्लाज्मा झिल्ली कोशिका का एक बाह्य आवरण होती है जो कोशिका के आंतरिक माध्यम और बाह्य माध्यम को पृथक करती है। ये गत्यात्मक होती है, मतलब इसमें ये जीवित होती है। ये चयनात्मक पारगम्य में होती है, मतलब कि ये सेलेक्टिव रूप से अणुओं को कोशिका के अंदर और बाहर जाने के लिए परमिशन प्रदान करती है। ये दूसरी कोशिकाओं को पहचानने के भी काम करती है, दूसरी कोशिकाओं से आसंजन में भी सहायक होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ डायनेमिक मेंबर दैट पार्टिसिपेट इन सेलेक्टिव परमेबिलिटी, रिसीव सिग्नल्स, सेल रिकॉग्निशन, एडेशन एंड कम्युनिकेशन। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। प्राणी कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स या सेल कोट या एक्सटर्नल लैमिना उपस्थित होती है। हम जानते हैं कि पादप कोशिकाओं में बाहर की तरफ सेल वॉल पाई जाती है, परंतु एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। उसकी जगह ग्लाइकोकैलिक्स, सेल कोट या एक्सटर्नल लैमिना पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन शब्द का प्रयोग सबसे पहले सी नागेली और सी कैमर ने किया था। जे.क्यू. प्लाउ ने प्लाज्मा लेमा शब्द का प्रयोग किया। प्लाज्मा झिल्ली के प्रकार। पारगम्यता के आधार पर प्लाज्मा झिल्ली 4 प्रकार की होती है अकॉर्डिंग टू परमेबिलिटी। परमीबल या पारगम्य, इस प्रकार की झिल्ली आयनों तथा अणुओं के लिए पूर्ण रूप से पारगम्य होते हैं, मतलब किसी भी साइज के अणु प्लाज्मा झिल्ली की एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं। दूसरी होती अपरमिएबल या अपारगम्य, इस प्रकार की झिल्ली आयनों तथा अणुओं के लिए अपारगम्य होती है, इसमें किसी प्रकार का विनिमय नहीं होता। थर्ड टाइप होता है सेमी परमिएबल, इस प्रकार की झिल्ली में कुछ निश्चित आकार के अणुओं के आयनों का परिवहन होता है, मतलब इस झिल्ली से के छिद्रों में एक निश्चित आकार के अणु या आयन उसमें से अंदर बाहर जा सकते हैं, उससे साइज में अगर बड़े होंगे तो वह नहीं जा पाएंगे। वो फोर्थ टाइप होती है सेलेक्टिव परमेबल, इस प्रकार की झिल्ली में कोशिका की आवश्यकता अनुसार अणु का परिवहन होता है, साइज डिपेंड नहीं करता। कोशिका को जिस आयन या अणु की आवश्यकता है वो अंदर जा सकता है, जिसकी आवश्यकता नहीं है वो अंदर नहीं जा सकता। तो प्लाज्मा झिल्ली एक प्रकार से सेलेक्टिव परमेबल या चयनात्मक पारगम्य प्रकार की होती है। अगर प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई की बात की जाए तो हालांकि इसकी सेल टू सेल प्लाज्मा झिल्ली वेरी करती है, परंतु एक इसकी स्टैंडर्ड मोटाई होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम होती है। आंतरिक उपकला की 85 एंगस्ट्रॉम होती है, आरबीसी की 215 एंगस्ट्रॉम की होती है। अगर इसकी परासंरचना या अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसके 3 लेयर होते हैं, आउटर लेयर, आउटर डेंस लेयर, इनर डेंस लेयर और मिडल लेयर। बाह्य सक्रिय स्तर आउटर डेंस लेयर ये 20 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है और एक प्रोटीन का बना होता है। इनर डेंस लेयर भी 20 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है और ये भी प्रोटीन का बना होता है। जो कि मिडल लेयर या मध्य स्तर का होता है वो 35 एंगस्ट्रॉम मोटा और 2 प्रोटीन स्तरों के मध्य उपस्थित होता है। ये मोस्टली लिपिड का बना होता है। प्लाज्मा झिल्ली के लिए अलग अलग मॉडल्स दिए गए इसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। उन मॉडल्स की हम आगे स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहला मॉडल जो था वो कहता ओवरटोन मॉडल, जिसको हमने ओवरटोन ने 1899 में दिया। ओवरटोन के अनुसार कार्बनिक विलायकों तथा वसा के घुलनशील पदार्थों का अवशोषण और परिवहन जल में घुलनशील पदार्थों की तुलना में अधिक तेजी से होता है। इस आधार पर उन्होंने बताया कि प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड का स्तर पाया जाता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, लिसाइथिन, फैटी एसिड उपस्थित होते हैं। सबसे पहला बेसिक मॉडल जो ओवरटोन ने दिया वो 1899 में था। उन्होंने प्लाज्मा झिल्ली के जो परमेबिलिटी के आधार पर उन्होंने बताया कि प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड का लेयर पाया जाता है, मतलब प्लाज्मा झिल्ली लिपिड या वसा की बनी होती है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, लिसाइथिन व वसीय अम्ल उपस्थित होते हैं। यह सबसे प्राचीन मॉडल था जो आज के रूप में आज के टाइम में मान्य नहीं है। दूसरा मॉडल जो दिया वो है गार्टर एंड ग्रैंडर मॉडल। इस मॉडल को लिपिड लीफलेट मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल के अनुसार
कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड मुख्य रूप से पाई जाती है, जो बाइमोलिकुलर स्तर के रूप में उपस्थित होती है। फास्फोलिपिड का पोलर एंड बाहर की तरफ तथा नॉन पोलर एंड अंदर की तरफ होता है। अब बार्टन रेंडल ने एक दूसरा मॉडल दिया, जिसको हम लिपिड लीफलेट मॉडल भी कहते हैं। ये कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड लेयर की बनी होती है, पर वो लिपिड की 2 लेयर की बनी होती है। जो लिपिड होते हैं वो पोलर या ध्रुवीय प्रकार के होते हैं, जिसका ध्रुवीय सिरा बाहर की तरफ होता है और नॉन पोलर सिरा अंदर की तरफ होता है, जैसा कि डायग्राम में साफ दिखाया गया है। ये 2 लिपिड की लेयर है। ये 2 लिपिड की लेयर है और इसमें जो लिपिड का पोलर एंड है वो बाहर की तरफ है और जो नॉन पोलर एंड है वो अंदर की तरफ है। तीसरा जो मॉडल दिया गया वो है डेनियल डेविडसन मॉडल। इसको हम लैमिनर मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल को डेनियल डेविडसन ने 1935 में दिया। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली में फास्फोलिपिड का बाई मॉलिक्यूलर लेयर पाया जाता है तथा बाई मॉलिक्यूलर प्रोटीन के 2 स्तरों के मध्य दबा रहता है। प्रोटीन के अणु फोल्डेड बीटा श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। फास्फोलिपिड के हाइड्रोफिलिक एंड प्रोटीन के अणुओं से स्थिर विद्युत की बलों के द्वारा संबंधित होते हैं। इसको हम सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। यह सैंडविच मॉडल या लैमिनर मॉडल कहता है कि जो लिपिड लेयर है वो फास्फोलिपिड का बना होता है। फास्फोलिपिड बाई मॉलिक्यूलर लेयर का बना होता है, ध्रुवीय स्तरीय का बना होता है। नॉर्मली ये बाइपोलर होता है, जो ध्रुवीय स्तर बाहर, ध्रुवीय सिरा बाहर की तरफ और आंतरिक सिरा अंदर की तरफ होता है तथा इसको ऊपर से ऊपर नीचे दोनों की तरफ प्रोटीन लेयर पाए जाते हैं। मतलब 2 प्रोटीन लेयर के बीच में लिपिड की बाई लेयर पाई जाती है। जो प्रोटीन के अणु बीटा श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। इसमें साफ दिखाया गया है कि देखिए लिपिड की बाई लेयर पाई जाती है, जिसका पोलर एंड बाहर की तरफ, नॉन पोलर एंड अंदर की तरफ पाया जाता है। यह सामान्यतः हेड बाहर की तरफ, टेल अंदर की तरफ पाया जाता है। उसके ऊपर नीचे प्रोटीन की लेयर पाई जाती है। 2 प्रोटीन के लेयर के बीच में लिपिड की बाई लेयर पाए जाने के कारण इसको हम सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। जो लिपिड की बाई लेयर में जो बाहर का जो पोलर एंड पाया जाता है, इसको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं। हाइड्रोफिलिक कहते हैं। ये जल विरोधी होता है, जल के में घुलनशील नहीं होता। जो पीछे की साइड जो लेयर पाई जाती है उसे हाइड्रोफोबिक लेयर एंड कहते हैं। यह जल में घुलनशील नहीं होता। तो ये सामान्य डायग्राम है सैंडविच मॉडल या मिलन मॉडल का। तीसरा इसका माफ कीजिएगा, चौथा सिद्धांत कहता है मिसली थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हिलेरी तथा हॉफमैन ने 1953 में किया। इस सिद्धांत के अनुसार झिल्ली में लिपिड अणुओं से बनी मिसेली में उपस्थित होते हैं। प्रत्येक मिसेली में लिपिड का जल स्नेही सिरा बाहर की तरफ होता है तथा जल विरागी सिरा भीतर की तरफ होता है। मिसेली के दोनों तरफ प्रोटीन के आवरण उपस्थित होते हैं। ग्लोबुलर मिसेली के मध्य उपस्थित अवकाशी छिद्रों के रूप में पोर के रूप में होते हैं। चूंकि प्लाज्मा झिल्ली एक गत्यात्मक झिल्ली है, झिल्ली की लैमिनर रचना का रूपांतरण मिसेली में हो जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि भाई जो लिपिड अणु पाए जाते हैं वह मिसेली के रूप में पाए जाते हैं, गोलाकार मिसेली के रूप में। जैसा कि स्ट्रक्चर में साफ दिखाया गया है कि मिसेली गोलाकार रूप पाए जा रहे हैं। इन लिपिड अणुओं का जो पोलर एंड है या हाइड्रोफिलिक या जल स्नेही सिरा है वो बाहर की तरफ है और हाइड्रोफोबिक या जल विरोधी सिरा है वो भीतर की तरफ है और ये गोलाकार रूप में पाए जाते हैं और उनके चारों तरफ प्रोटीन की लेयर पाई जाती है। अब इस मिसेली के जो बीच बीच में छेद पाए जा रहे हैं यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पोर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह स्ट्रक्चर कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड लेयर मिसली के रूप में पाई जाती है। हालांकि यह सिद्धांत भी अब मान्य नहीं। इसमें स्ट्रक्चर दूसरा दिखाया गया है कि जैसे किस तरह ऊपर स्ट्रक्चर वापस दिखाया गया है कि बाइपोलर लेयर ग्लोबुलर रूप में मिसली पाई जाती है, जिसका हाइड्रोफिलिक एंड बाहर की तरफ और हाइड्रोफिलिक फोबिक एंड भीतर की तरफ है तथा इस मिसली के चारों तरफ प्रोटीन की लेयर पाई जा रही है। और चूंकि ये गत्यात्मक, ये सिद्धांत ये भी कहता है चूंकि ये गत्यात्मक होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक गत्यात्मक संरचना है, इसीलिए इसका रूपांतरण नॉर्मल लेयर से मिसली लेयर से
सिंपल लेयर में होता रहता है, जैसे कि दूसरे संरचना में दिखाया गया है कि मिसली संरचना खत्म हो जाती है। नॉर्मली लिपिड की बाई लेयर पाई जा रही है, जिसमें हाइड्रोफिलिक एंड बाहर की तरफ, हाइड्रोफोबिक एंड भीतर की तरफ पाया जा रहा है, और उसके दोनों तरफ प्रोटीन, ऊपर नीचे प्रोटीन की लेयर पाई जा रही है। और दोनों संरचना एक दूसरे में कन्वर्टेबल है, मतलब नॉर्मल स्ट्रक्चर मिसली में भी कन्वर्ट हो सकता है, मिसली स्ट्रक्चर नॉर्मल में भी कन्वर्ट होता है। यह सिद्धांत मिसली सिद्धांत कहलाता है। इसका जो पांचवा मॉडल कहलाता है वह है रॉबर्टसन इकाई झिल्ली मॉडल या रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यह सिद्धांत कहता है, यह रॉबर्टसन ने 1959 में दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार कोशिका में पाए जाने वाली समस्त झिल्लियों की रचना ट्राइलेमिलर प्रकार की होती है। इन झिल्लियों में बाहरी तथा भीतरी स्तर बीज एंगस्ट्रॉम और मोटे प्रोटीन स्तर का बना होता है, जबकि मध्य का लिपिड स्तर बाइमोलिकुलर 35 एंगस्ट्रॉम मोटा कहलाता है। यह सिद्धांत सामान्यतः कहता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ट्राइलेमिलर त्रिस्तरीय होती है, जिसमें आउटर और इनर लेयर 20-20 एंगस्ट्रॉम मोटी प्रोटीन की बनी होती है, और बीच का जो लेयर होता है मिडल लेयर, वो बाई मोलिकुलर लेवल लिपिड का बना होता है, जो 35 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। इसको यूनिट मेम्ब्रेन इसलिए कहा रॉबर्टसन ने कि यह संरचना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अलावा कोशिका के अंदर जितने भी अंगक पाए जा रहे हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो लाइसोसोम हो, चाहे वो अदर स्ट्रक्चर हो, कोई भी अंग हो जो कोशिका के अंदर पाया जा रहा है, उनके अंदर भी जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उनकी भी संरचना यही पाई जाती है। इसलिए इसको रॉबर्टसन ने इकाई झिल्ली या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का नाम दिया, क्योंकि कोशिका की गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सभी की संरचना एक समान ही होती है। इसलिए इसको यूनिट मेम्ब्रेन या इकाई झिल्ली रॉबर्टसन ने। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट, उसका वीडियो यही समाप्त होता है। इसकी आगे की स्टडी हम सेकंड पार्ट के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।